गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज है 19 मई, तो हम बात करेंगे 19 मई के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट को देखते हैं क्या है, और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी जी का कथन है, किसी को माफ करना कमजोरी नहीं है, सामर्थ्यवान ही ऐसा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति आपके साथ जो है सही से नहीं रहता है, या आपकी बार बार बुराई करता है, या एक ही गलती वो बार बार करता है, तो उस व्यक्ति को अगर आप माफ कर दें तो आपसे ज्यादा सामर्थ्यवान, आपसे ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति और आपसे ज्यादा हुआ सुलझा मन और मस्तिष्क किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि माफी करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, है ना। क्योंकि हम गालियां तो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जब हमें माफी करने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल से हम कर पाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए, लोगों को माफ करते रहिए और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। इसी सुविचार के साथ में महात्मा गांधी जी को याद करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो विश्व पारिवारिक चिकित्सक दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 19 मई को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो पूरे परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है, जो व्यक्तिगत हेल्थ केयर है, उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है हर साल 19 मई को। ठीक है। और 2010 में पहली बार इस दिन को मनाने की घोषणा करी गई थी, और 2011 से इसको रेगुलर हम मना रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, देखिए, दो मिनिस्टर्स आपस में एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है ना। उन मिनिस्टर्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे जो कानून और न्याय मंत्री थे, किरण रिजिजू थे ना पहले हमारे न्याय और कानून मंत्री। अब उनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंप दिया गया है, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अब किरण रिजिजू के अंतर्गत आ गया है, अंडर में आ गया है। और अब जिसके पास कानून और न्याय मंत्रालय आया है वो कौन से व्यक्ति हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है अर्जुन राम मेघवाल। यानी अर्जुन राम मेघवाल हमारे देश के नए कानून और न्याय मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, अगर अर्जुन मेघवाल के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय था, और साथ में संस्कृति राज्य मंत्री भी थे। यानी कि संसदीय कार्य मंत्री और साथ में संस्कृति राज्य मंत्री भी थे ये। और इसके साथ साथ में अब इनको हमारे देश का नया कानून और न्याय मंत्री बना दिया गया है, और किरण रिजिजू को बनाया गया है क्या, हमारे देश का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको सौंपा गया है। कानून और न्याय मंत्रालय के बारे में बात करें तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, यानी हमारा जो केंद्रीय कैबिनेट है, उसमें से एक प्रमुख मंत्रालय है ये। और इसको 1833 में गठित किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के रायसीना हिल में कैबिनेट सचिवालय में देखने को मिलेगा। जो स्पेशलिस्ट मैं अगर इसके डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो इसके 3 डिपार्टमेंट है। एक है विधायी विभाग, दूसरा है कानूनी मामलों का विभाग, और तीसरा है न्याय विभाग। यानी इन तीनों विभागों से मिलकर जो ये कानून और न्याय मंत्रालय है, ये काम करता है। ठीक है। फॉर्म 1833, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली के रायसीना के जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, वहां पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके 3 डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। क्लियर। यानी इसके 3 डिपार्टमेंट के साथ में ये काम करता है। तो ये जो मंत्री एक्सचेंज हुए हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी किरण रिजिजू हमारे देश के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अब बन गए हैं, और नए कानून और न्याय मंत्री कौन बन गए हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल। देखिए, जो चीज चेंज होती है ना, वो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं तो यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को। यानी डॉक्टर मनोज सोनी अब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है। Dr. Manoj Soni took the oath of office and secrecy as the chairman of the Union Public Services Commission UPSC on 16th May. ठीक है।
यूपीएससी के बारे में बात करें तो देखो, यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि यूपीएससी जो है, जो भी एग्जाम लेता है, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराने का काम इसका होता है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में सबसे टफेस्ट एग्जामों में से एक आता है यूपीएससी के अंडर जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे देश के कौन से संविधान के अंतर्गत किस अध्याय में आता है, कौन से भाग में उल्लिखित है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर, यानी एक ये संवैधानिक निकाय है जो जिसका उल्लेख हमें संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के तहत भाग 14 में जो अध्याय 2 के अंतर्गत मिलता है ना। यानी अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में अध्याय कौन सा है, 14 है। और उसके बाद जो हमारा भाग है, जो भाग 14 है और अध्याय 2 है, उसके तहत हमें इस संवैधानिक निकाय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और अनुच्छेद 320 के तहत ये अपने कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है, जिसके तहत ये पूरे भारत में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, तो जो सिविल सेवा के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए एक अच्छी नॉलेज है ये। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, सरकार के द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ए.के. जैन को बनाया गया है। यानी जो ए.के. जैन है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो रेगुलेटरी बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम क्या है, ए.के. जैन। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत करी गई थी। इसका जो मुख्य काम क्या है, तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि पेट्रोलियम से रिलेटेड उत्पाद और प्राकृतिक गैस से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती हैं, संस्थाओं से रिलेटेड जो काम होता है, उपभोक्ताओं से रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे इसके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, और 17 मई को इसका लास्ट दिन था, यानी 17 मई को ये समाप्त हो गया है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें 6 देशों के जो लगभग 100 से अधिक एथलीट थे उन्होंने भाग लिया था। वो 6 देश कौन से हैं, तो देख लेते हैं। भूटान है, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल। यानी आप देख रहे हैं कि भारत के बॉर्डर वाले जो देश हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पारनाइक। ठीक है ना, ये थे, और इन्होंने जो समापन समारोह है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, ये जो समारोह हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम में किया गया था। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने 17 मई को जो दोरजी खांडू इंडोर स्टेडियम है उसमें अंतिम जो दिन था उसमें गोल्ड मेडल जीते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा भूटान जो है, भूटान के पास एक भी मेडल नहीं आया। और सबसे ज्यादा मेडल किसके पास आया है, तो सबसे ज्यादा मेडल भारत के पास आया है। ठीक है, भारत ने अंडर 15 जो मेल और अंडर 19 जो गर्ल्स का होता है उसमें, और अंडर 15 जो लड़कियों का होता है इन सभी में स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता, जो लास्ट डे कंडक्ट कराया गया था साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है 2023 उस। क्लियर। अच्छा देखो, ये कितने दिन चला था, तो ये 3 दिन तक था। ठीक है ना, द 3 डे इंटरनेशनल इवेंट साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कंडक्टेड इन ईटानगर ऑन 17 मई, यानी 3 दिन तक ये इवेंट चला था। क्लियर। बाकी ये सारी लिस्ट है कि किस फील्ड में किस खिलाड़ी को, किस एथलीट को गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल मिला है भारत के, वो सारा आप देख सकते हैं, किस देश के खिलाड़ी को हराया है, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो आप वीडियो पॉज करके या टेलीग्राम के लिंक पर भी हम शेयर कर देते हैं, तो वहां पर भी जाकर आप इस पूरी लिस्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्लियर। देखिए, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है न्यूयॉर्क फिल्म महोत्सव के बारे में। यानी न्यूयॉर्क में इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। कब से लेकर हुआ है, तो 11 से लेकर 14 मई के बीच में हुआ है। और इन दिन के बीच में जो ये भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसके दौरान स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे शेफाली शाह और जयदीप अहलावत,
इन दोनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो महोत्सव चला था 11 से लेकर 14 मई के बीच में, इसमें भारतीय फिल्म के कई सारे नाटक, लघु फिल्म, वृत्त चित्र और भारतीय सिनेमा के कई सारे ऐसी लगभग 35 फिल्में दिखाई गई थी, जिसमें इन दोनों कलाकारों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ कलाकार, फिल्म निदेशक, पटकथा जैसी श्रेणियों में कई सारे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, हमने कल की न्यूज़ में बात करा था ये कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी टीटीसी की बैठक हुई है, कहाँ पर? ब्रुसेल्स में आयोजित करी गई थी। तो ये जो बैठक हुई है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय लिया गया है वो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के क्षेत्र में लिया गया है। और ये बोला गया है कि भारत और यूरोपीय संघ दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर के व्यापार के लिए, उसके निर्माण के लिए किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए दोनों ही व्यापारिक क्षेत्र में कंपनियों को जो और साथ में रिसर्च को बढ़ावा देंगे। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में रिसर्च को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से एक्टिविटी कराई जा सकती है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, इन विषयों पर इन्होंने नीतिगत रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। साथ में ही सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए, डिजाइन के लिए और किस तरीके से इसका प्रयोग करें, टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप करें अर्धचालक के क्षेत्र में या सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, ये मिलकर काम करेंगे इसके लिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए पहल चलाएंगे अर्धचालक के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, इसके लिए भी वो डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए पॉलिसी बनाने के लिए बात करी गई है। ठीक है। India and European Union have entered into an agreement to coordinate their policies in the semiconductor sector. अब देखो सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है, देखो सबसे पहले कि देखो जैसे मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, उसका मस्तिष्क होना उसमें बहुत जरूरी है ना। यानी दिमाग होगा तभी आपका शरीर काम कर सकता है, क्योंकि दिमाग इंस्ट्रक्शंस देता है हमारी बॉडी को कि हमें किस तरह का काम करना है, अब क्या करना है, किस तरीके से हमें रहना है। उसी तरीके से अगर मशीनी भाषा में मैं बात करूं, संचार के क्षेत्र में बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बात करूं, तो सेमीकंडक्टर एक तरीके से दिमाग का काम करता है। जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं वो एक तरीके से जो मशीन होती है उसको दिमाग देते हैं, है ना। तो एक तरीके से ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच चालकता का काम करते हैं। यानी कंडक्टर जो है और इंसुलेटर उन दोनों के बीच में उन दोनों को चलाने का काम करते हैं, चालकता का काम करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं वो जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड जैसे यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, जो अधिकतर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हार्डवेयर होते हैं उसमें दिख जाएंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों के सेंटर के रूप में काम करते हैं, यानी एक मस्तिष्क के रूप में काम करते हैं। जैसे डेटा मेमोरी आप चिप्स को देखते हैं या फिर लॉजिक चिप्स को देखते हैं, तो ये सारे क्या है, एक तरीके से प्रोग्राम को चलाने का काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर चिप्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी देश के आर्थिक ग्रोथ के लिए। तो इसी विषय पर जो भारत और साथ में यूरोपीय संघ है उनके बीच में समझौता हुआ है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो जैसा कि यूरोपीय संघ के बारे में हम हमेशा ही जब भी आता है इसके बारे में तो हम बात करते हैं। तो देखो यूरोपीय संघ के बीच में अगर मैं बात करूं तो यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का समूह, कितने देशों का समूह है, 27 यूरोपीय देशों का समूह है। और एक चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है कि यूरोपीय संघ का कौन सा ऐसा देश है जो संस्थापक देश था लेकिन अब वो इसका हिस्सा नहीं है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम, जो अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, यूरोपीय संघ को छोड़ चुका है। इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। और जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 1993 में 1 जनवरी को करी गई थी रोम की संधि के द्वारा। ठीक है। देखो हम बात कर रहे हैं नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव के बारे में, जिसका उद्घाटन किया गया था 18 से लेकर 19 मई तक के बीच में ये कॉन्क्लेव चला था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल,
उनके द्वारा इस जो कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन किया गया था। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर ध्यान दिया गया है, लोगों तक उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए और साथ में ही उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बात की गई है। और ये भी बोला गया है कि नैम के तहत, नैम यानी नेशनल आयुष मिशन, ठीक है ना, इसके तहत लगभग 12,500 आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का संचालन किया जाएगा और जिसमें से 8,500 से अधिक केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, लोगों तक इसकी पहुंच को सुधारने के लिए जो भी विचारधाराएं हैं उसका आदान प्रदान किया गया है राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव के अंतर्गत। क्लियर? द 2-day National Ayush Mission (NAM) conclave was inaugurated by the Union Minister for Ayush Sarbanand Sonowal in New Delhi on 18th May। आयुष मंत्रालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो नोडल मिनिस्ट्री इसकी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करती है और इसके जो मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है और सचिव कौन है, तो राजेश कोटेचा है और इसकी स्थापना 2014 में करी गई थी। स्पेशली जब इसकी स्थापना करी गई थी तो इसके पीछे का जो मोटिव था वो क्या था? मोटिव ये था कि जो आयुर्वेदिक है, योगा है, यूनानी मेडिसिन है या फिर जो होम्योपैथ है, उसको किस तरीके से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसमें किस तरीके से प्रशिक्षित किया जाए, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं इन क्षेत्रों में। तो इन सब विषयों को लेकर ही आयुष मंत्रालय का निर्माण किया गया था 2014 में। क्लियर? सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 स्टार्ट कर दिया गया था, 7 मई से स्टार्ट हो गया था और 19 मई को ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो ये फेज स्टार्ट किया गया है उसमें आप देखेंगे तो स्टार्टिंग करी गई थी गेटवे ऑफ इंडिया से, फिर करंजा यानी जो रायगढ़ जिला है वहाँ का करंजा गए, फिर मिरकवाड़ा गए और उसके बाद देवगढ़ गए, फिर मालवन गए, वास्को मारूम गांव, फिर उसके बाद जो लास्ट में जहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर ये जो सागर परिक्रमा यात्रा है वो समाप्त होगी, गोवा के कानाकोना में 19 मई को, यानी आज के दिन ये जो यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे देश के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है। तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इस यात्रा का उद्घाटन किया गया था। साथ में मैं आपको बता दूं कि गुजरात, दमन, दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटका में लगभग 19 स्थानों को कवर किया गया है और 4 चरणों को पहले ही सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया गया है और ये जो 5वां चरण है उसको भी 19 में यानी आज के दिन कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके तहत जो तटवर्तीय इलाकों में हमारे जो किसान हैं, जो मत्स्य पालन से रिलेटेड जो काम करते हैं, कृषि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं, हितधारक हैं, उन सभी को शामिल किया गया है। शामिल इसलिए किया गया है ताकि उनका जो भी कृषि कार्य से रिलेटेड या तटीय जो मछली का उत्पादन कर रहे हैं या जो तटीय हिस्से में जो किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके काम को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, इस सागर परिक्रमा यात्रा का प्रमुख मोटिव है, ठीक है, यानी मेन मोटिव है। 17 में स्टार्ट किया गया और लास्ट कब है? तो आज का दिन यानी 19 में को गोवा के कानाकोना में इसको ये समाप्त हो जाएगी सागर परिक्रमा यात्रा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके जो फेजेस हैं वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फेजेस कहाँ से स्टार्ट हुए, कहाँ कहाँ पर यात्राएं करी गई हैं। तो देखो जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि सागर परिक्रमा यात्रा है, यानी कि जो सागर के तटीय वाले इलाके हैं वहां पर ये यात्रा कंडक्ट कराई गई है। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कराई गई थी, यानी जो सागर परिक्रमा फेज 1 था उसकी स्टार्टिंग कराई गई थी गुजरात से ओखा द्वारका तक शुरू किया गया था 5 मार्च 2022 को। उसके बाद 6 मार्च को पोरबंदर में 3 स्थानों को कवर करते हुए इसको संपन्न कराया गया था और सबसे बड़ी सफलता इस प्रोग्राम को वहीं पर मिली थी क्योंकि लगभग 5,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए थे। जो इसका सेकेंड फेज था उसमें 23 से लेकर 25 सितंबर तक के बीच में 2022 में ही 7 स्थानों को कवर किया गया था। इसका फेज 3 था जो 18 से 21 फरवरी 2023 के बीच में चला था, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय जिलों को शामिल किया गया था। 4th फेज में जो 18 से 19 मार्च के बीच में चला था उसमें कर्नाटका के 3 तटीय जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें उत्तरी कन्नड़, उडुपी और दक्षिणी कन्नड़ जिले शामिल थे, ठीक है। सागर परिक्रमा के बारे में बात करें तो जैसा कि हम सबको ही समझ में आ रहा है कि जो सागरीय क्षेत्र में या जो तटीय इलाकों में मछुआरे हैं,
मछली किसान है या उससे संबंधित जो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, तो वो किस तरीके से उनका समुद्री विकास की जो उनका जो बिजनेस है उसको किस तरीके से इन्हेंस किया जा सके, उनके बिजनेस को बढ़ाया जा सके और समुद्री जो एरिया है उसका विकास किया जा सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उनके लिए जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज लाई गई हैं, जो योजनाएं लाई गई हैं, किस तरीके से उन तक पहुंचाया जा सके, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही सागर परिक्रमा प्रोग्राम 2022 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं एफपीओ के बारे में। एफपीओ क्या है? तो नए किसान उत्पादक संगठन, यानी हम इसको कह सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक विजन देखा है। विजन उनका क्या है? सहकार से समृद्धि, यानी किस तरीके से सहकारी क्षेत्र के माध्यम से, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके माध्यम से हम जो है ज्यादा से ज्यादा अपने किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक विजन देखा जिसका नाम रखा गया सहकार से समृद्धि, और इसी के तहत लगभग 1100 नए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करी जाएगी और प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अब ये एफपीओ क्या करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किसानों को क्या बेनिफिट होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, जो हमारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, इन अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन की निगरानी करेगा। यानी जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है उसके तहत जो एफपीओ का निर्माण किया जाएगा और जो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी उसके काम की देखरेख करने वाला है। ठीक है, अच्छा, एफपीओ क्या काम करेगा? तो स्पेशली ये जो किसान है उनको बाजार तक पहुंचाने का के लिए जो एक पुल का काम करने का काम करेगा, यानी एक पुल के रूप में काम करेगा कि किसान सीधे बाजार से संपर्क कर सके और किसान को अपनी उपज का सही जो लाभ है वो मिल सके। इसके अलावा जो उसकी उपज है उसका लाभकारी मूल्य भी उसे मिल सके। ठीक है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में क्या होगी? ग्रोथ होगी और जो उसका उसका जो प्रोडक्ट है, जो भी उसने उत्पादित किया है, उसकी वैल्यू भी मार्केट में बढ़ेगी। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनसीडीसी विल मॉनिटर द अलॉटमेंट ऑफ दीज एडिशनल एफपीओज। क्लियर? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी हम एनसीडीसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 13 मार्च को 1963 में करा गया था, एक संवैधानिक निकाय के रूप में, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में, जो स्पेशली किसानों से रिलेटेड, उनके उपज से रिलेटेड काम करती है, जैसे उपज का विपणन करना, भंडारण करना, निर्यात करना, कृषि उपज के लिए जो सही मूल्य है उसके ऊपर बात करना, पशुधन, औद्योगिक वस्तुओं, ठीक है, सेवाओं का आयात करना, सहकार, जो भी सहकारी कार्यक्रम के तहत जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जो कृषि से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, उन सभी विषयों पर काम करता है। ये सहकारी समितियों के विकास के ऊपर भी बात करता है और सहकारी समितियों के साथ मिलकर काम करने के लिए इसको बनाया गया था 13 मार्च 1963 में, और इसका मुख्यालय हमें भारत के नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए के उड़ीसा में जो रेलवे परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला रखी गई है, और इसी अवसर पर हावड़ा और पुरी के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, लगभग 500 किलोमीटर की जो यात्रा है ये वाली वंदे भारत एक्सप्रेस कवर करेगी, जिसमें उड़ीसा का खोरधा, कटक, जाजपुर, भद्रक और बालासोर जिले शामिल हैं, और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुरा, पूर्वा मेदिनीपुरा जिले से गुजरने वाली है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, देखिए 20 मई को पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा इस एक्सप्रेस को, यानी हावड़ा पुरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको 20 मई से स्टार्ट कर दिया जाएगा रेगुलर फॉर्म में, और ये जो ट्रेन है वो 6 डे यानी वीक में 6 डे काम करेगी, यानी 6 डे चलेगी। क्लियर? देखो, प्रधानमंत्री के द्वारा जो ये परियोजनाएं चलाई गई हैं इसमें उड़ीसा में क्या क्या काम किया जाएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रेलवे नेटवर्क है उड़ीसा का उसको 100% इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कर दिया जाएगा, यानी 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। इसके अलावा रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जाएगा और नई ब्रांड गेज जो रेल लाइन है उसका भी निर्माण किया जाएगा। उड़ीसा के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। क्लियर?
पैनेसिया बायोटेक द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से विकसित डेंगू वैक्सीन का चरण 3 परीक्षण अगस्त या सितंबर 2023 में शुरू किया जाएगा। यानी देखो, जो डेंगू के बारे में हमें अच्छे से पता है, तो जो डेंगू वायरल होता है, जो डेंगू फीवर होता है, उसके लिए वैक्सीन बनाया गया है और उसका जो फेज 3 है उसका परीक्षण किया जाएगा अगस्त या सितंबर के बीच में, अगस्त और सितंबर के बीच में 2023 में। ये किसके सहयोग से बन रहा है तो वो भी देख लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और पैनेसिया बायोटेक के द्वारा, ठीक है, ये दोनों मिलकर इस विषय पर काम कर रही हैं। डेंगू के बारे में बात करें तो जैसा हम सबको पता है कि जो डेंगू का वायरस है, डेनवी1, डेनवी2, डेनवी3 और डेनवी4, इसके माध्यम से जो ये डेंगू बीमारी है ये फैलती है। जो एडीज मच्छर होता है, जो मादा एडीज होती है, जब वो किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हुआ है उसे काट ले और उसके बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट ले, तो इस तरीके से मच्छर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ये डिजीज है वो फैलती है। स्पेशली आप देखेंगे तो जो हमारे पूरी दुनिया का जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर ये जो बीमारी है आपको देखने को मिल जाएगी। लक्षण क्या है तो लक्षण में देख लेंगे तो मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, जी में चलता है, उल्टी आती है और जो हमारी ग्रंथियां हैं वहां पर हमें सूजन देखने को मिल जाएगी और शरीर पर लाल चकत्ते भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। इसका इलाज कराने के लिए हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है, यानी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है रोग से लड़ने की, उसको बढ़ाकर ही हम डेंगू से लड़ सकते हैं। ब्लड टेस्ट के माध्यम से ही इसका पता लग सकता है। अच्छा, मच्छरों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं देख लेते हैं। तो देखो, मलेरिया होता है, किसके द्वारा? मलेरिया होता है मादा एनाफिलेज मच्छर के काटने की वजह से, ठीक है। और इसमें जो विषाणु होता है वो कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम विवैक्स नामक विषाणु होता है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। डेंगू के बारे में मादा एंडीज मच्छर होती है जिसके काटने की वजह से होता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा मच्छरों के द्वारा फैलाई जाने वाली एक व्यापक बीमारी के रूप में डेंगू है। चिकनगुनिया भी एडीज जो मादा मच्छर है उसके काटने की वजह से ही होता है। पीत ज्वर, जिसको येलो फीवर हम कहते हैं, ये भी एडीज मच्छर का, विशेषकर जो एडीज इजिप्टी है उसके काटने की वजह से होता है, ठीक है ना। और पीला जो बुखार है यानी जो पीत फीवर जिसको येलो फीवर कहते हैं, ये फ्लेवी वायरस की वजह से होता है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी हमारे पास है जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, जो देखो हमारे पास ये वाली न्यूज है, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के बारे में है। WMO ने कहा है कि अल नीनो की वजह से और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से अगले 5 साल में रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी। और ये भी बोला गया है WMO के द्वारा कि जो वैश्विक तापमान है वो 2027 में 1.5 डिग्री सेल्सियस का, जो ये डिसाइड किया गया था कि जो ओजोन लेयर में के क्षति होने की वजह से 1.5 डिग्री सेल्सियस पूरी दुनिया का तापमान बढ़ जाएगा। तो ये भी बोला जा रहा है कि 2027 में ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होने की संभावना है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा गर्मी, रिकॉर्ड गर्मी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि जो टेम्परेचर है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया को, उसको कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। तो इसीलिए कार्बन उत्सर्जन यानी जीरो कार्बन फ्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात किया गया है और हरित ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के लिए बात किया गया है। इसके ऊपर इनिशिएटिव लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए पेरिस एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के बारे में बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में काम करती है, जो पूरी दुनिया में वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। साथ में ही जो वायुमंडलीय क्षेत्र है उसमें अनुसंधान और विकास का समर्थन भी करती है। और जो भी वायुमंडलीय गतिविधियां हैं वो सारा रिकॉर्ड में रखती है और उसके अनुसार उन गतिविधियों के अनुसार, उन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग भविष्य को निर्धारित करती है और उसके पहले से ही पॉलिसीज बनाने का काम करती है।
इसकी जो WMO है यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 23 मार्च को 1950 में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में देखने को मिलेगा और इसके महासचिव कौन है? तो पेटेरी तालस है। ठीक है, देखो अब एक समझौते के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। ये समझौता किसके किसके बीच में है देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी DHR और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में समझौता किया गया है। समझौता किस विषय पर किया गया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर लिया है? समझौता किया गया है सहायक प्रौद्योगिकी पर, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करेंगी, नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे जिससे कि बौद्धिक विकास हो सके और वैश्विक ध्यान को आकर्षित किया जा सके स्वास्थ्य के फील्ड में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, अब समझ में आ गया। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिश्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण यानी ECA के बीच में भी जो MOU है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी भी मंजूरी दी है। साथ में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंट्स के बीच में भी समझौता किया गया और इसके लिए भी मंजूरी दे दी है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास, नए विचार और चार्टर से रिलेटेड यानी जो लेखांकन है उससे संबंधित, लेखे जोखे से संबंधित कई तरीके के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्लियर? The agreement aims to draw global attention to access to assistive technology, promote researches and innovation and develop training programs. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, स्वास्थ्य देखो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी 6 प्रमुख एजेंसियां हैं, ठीक है ना, यानी उसके 6 प्रमुख भाग हैं। उसमें से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO एक विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है जो पूरी दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिल जाएगा, है ना। और साथ में ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 150 से अधिक फील्ड कार्यालय हैं इसके माध्यम से ये काम करता है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल को 1948 में करी गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर, यानी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको लेकर। देखिए हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी DHR के बारे में। DHR का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हेल्थ के फील्ड में रिसर्च करने का काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना सितंबर में 2007 में करी गई थी और 5 अक्टूबर 2007 से इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य ही ये है कि ये रिसर्च करे, नए विचारों को, बौद्धिक संपदा को आगे बढ़ाए। किस फील्ड में? स्वास्थ्य तकनीकी के फील्ड में, यानी जो हेल्थ केयर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाए, लोगों को ट्रेंड करे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है या जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके अंतर्गत एक जनपद एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP। तो जो एक जनपद एक उत्पाद शिल्प है उसके तहत GI टैग प्राप्त करने वाला पूरे देश का दूसरा राज्य बन गया है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर तमिलनाडु है जिसके 55 GI टैग है। ठीक है, और उसके बाद यूपी आता है फिर जिसके पास 48 है और उसके बाद कर्नाटका आता है जिसके पास 46 है। ठीक है, और साथ में ये भी बता दूं कि हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में जो यूपी है वो पूरे देश में हाईएस्ट GI टैग प्राप्त करने वाला प्रदेश बन गया है या राज्य बन गया है। तो अगर ऑल ओवर बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पर है और उसके बाद यूपी आता है, फिर थर्ड नंबर पे कर्नाटका आता है। और सिर्फ अगर हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात करें तो सिर्फ पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में GI टैग प्राप्त करने वाला जो सबसे ज्यादा GI टैग प्राप्त करने वाला जो स्टेट बन गया है वो कौन है? तो वो है यूपी। क्लियर? देखो GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना करी गई थी 2003 में 15 सितंबर को। और सबसे पहले 2004 और 5 के लिए जो भारत का पहला GI टैग है वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को।
इसका जो मेन उद्देश्य या फोकस क्या है, तो ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का, कस्बा का, राज्य का जो उसकी विशिष्ट पहचान है, जो उसका विशिष्ट उत्पाद है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसको हाईलाइट करता है और उस उत्पाद को और उसका जो जो स्टेट है उसको एक पहचान प्रदान करता है, ठीक है ना, जिससे उसकी मार्केटिंग हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस उत्पाद को खरीद सके और उसका विश्व व्यापार भी हो सके। और जीआई टैग के अंतर्गत कृषि उत्पादित वस्तुएं आ सकती हैं, हस्तशिल्प आ सकता है, खाद्य पदार्थ आ सकता है, कोई पेय पदार्थ आ सकता है, कोई औद्योगिक उत्पाद भी आ सकता है, यानी कोई उद्योगों में बनाया गया उत्पाद भी आ सकता है जो वहां के लिए पर्टिकुलर एरिया के लिए फेमस हो। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, कल भी हमने यूपी के बारे में बात करा था। तो आप मैप में देख सकते हैं भारत के उत्तरी भाग में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 75 जिले मिलेंगे। सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा यहाँ से लोकसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, इन तीनों चीजों में फर्स्ट नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर 75 जिले मिलेंगे और लगभग 18 मंडलों में बटा हुआ है ये, ठीक है। और साथ में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पॉपुलेशन पाई जाती है जिस जिले में, वो कौन से हैं, तो वो है लखनऊ, कानपुर, आगरा, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से जो है लोकसभा के लिए 80 सीटें जाती हैं और राज्यसभा के लिए 31 सीटें जाती हैं और 403 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और साथ में ही जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है, प्रयागराज उच्च न्यायालय है यानी प्रयागराज हाई कोर्ट है, वो एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ये चीज याद रखने वाली बात है कि यानी एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो प्रयागराज हाई कोर्ट। और साथ में मैं ये भी आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है वो लगभग हमारे देश के 4 स्टेट से उसकी सीमाएं जुड़ती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है जोमेटो के बारे में। जोमेटो के बारे में तो हम सब अच्छे से जानते होंगे क्योंकि हम खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो से। तो जोमेटो ने आईसीआई बैंक के साथ में अपने जो ग्राहक हैं उसके उसके जो कस्टमर है उनकी सुविधा के लिए कुछ काम कर रहा है, वो देखते हैं क्या है। तो जोमेटो आईसीआईसीआई बैंक के साथ में, उसके सहयोग के साथ में जोमेटो यूपीआई लॉन्च कर रहा है। यूपीआई मतलब एकीकृत भुगतान इंटरफेस, ठीक है। यानी जोमेटो का जब आप ऐप खोलेंगे तो एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जोमेटो यूपीआई। इसके माध्यम से जब आप कोई सामान मंगाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ये क्यों किया गया है, अपने कस्टमर्स को और अपने जो उसके उपयोग करता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने के लिए, यानी वो आराम से ऑर्डर कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से और जोमेटो यूपीआई के माध्यम से भुगतान का भी काम कर सकते हैं, है ना। जब हम ऑनलाइन जैसे डिलीवरी करते हैं तो कैश न लेके हम इसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, यानी जोमेटो यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन डिलीवरी के बाद में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके लिए आईसीआई बैंक के साथ में उसने समझौता कर लिया है और जो भी टेक्निकल जो भी बेस है, यानी जो टेक्निकल जो भी फॉर्मेलिटी है उसके लिए साझेदारी करी गई है। यानी टेक्निकली रूप से बैंक से रिलेटेड जो भी काम काज है इस जोमेटो यूपीआई का वो कौन देखेगा, तो वो आईसीआईसीआई बैंक देखेगा। क्लियर। Zomato has launched Zomato UPI in collaboration with ICICI Bank। देखिए 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, 26/11 का हमला हम सबको बहुत अच्छे से पता होगा, 2008 में हुआ था। और जब हमारे देश की जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है यानी जो एनआईए है, जब उसने जांच करी तो उसने पाया कि इसमें पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ है और उसमें जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जिसका नाम है तहव्वुर राणा, उसकी प्रमुख भूमिका देखने को मिली और कहा गया कि जो मास्टर माइंड है वो तहव्वुर राणा है। तो तब वह तहव्वुर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जब अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया तो वहां के कोर्ट में है ये। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज हैं जिसका नाम है जैकलिन चुलजियान, उनके द्वारा ये बोला गया कि तहव्वुर राणा को भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि भारत ने एक एप्लीकेशन दायर करी थी और अनुरोध किया था कि तहव्वुर राणा को भारत को सौंप दिया जाए, क्योंकि भारत में जो 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, जो ताज होटल पर हुआ था 2008 में, उसके पीछे ये मास्टरमाइंड के रूप में काम कर रहा है और लश्कर तैयबा को ये मदद करने का काम करता है। ये भी बोला गया था कि 2011 में शिकागो में देखा गया कि किस तरीके से
लश्कर तैयबा की मदद करता है, ठीक है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, ताज होटल में ये हमला हुआ था, तो उस समय लगभग 160 से अधिक लोग मारे गए थे और जिसमें से 6 अमेरिकी भी शामिल थे। तो इस व्यक्ति के ऊपर, यानी जो ये तहव्वुर राणा है, जो कनाडाई नागरिक है और पाकिस्तानी मूल का है, इसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं वो लगे थे, जैसे युद्ध छेड़ने, हत्या, जालसाजी और आतंकवादी जो कृत्य है उसके लिए साजिश करने का इसके ऊपर आरोप लगा था। तो इसी को अब निर्णय दे दिया है कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि इसको भारत को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। A US court has approved the extradition of Pakistani origin Canadian Tahawwur Rana, accused in the 26/11 Mumbai terror attacks to India. Clear? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं प्रत्यर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई अपराधी है जिसने किसी देश में अपराध किया हो, ठीक है, और फिर वो भाग गया हो, वहां से भागकर किसी दूसरे देश में जाकर वो रह रहा हो। तो जिस देश में अपराध किया गया है वहां का जो सरकार है वो एक एप्लीकेशन दे सकता है, अनुरोध कर सकती है उस देश के सरकार से जहां पर वो अपराधी रह रहा है, यानी जो वो भगोड़ा अपराधी है वो रह रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम बनाया गया था 1962 में, जिसके तहत किसी भगोड़े अपराधी को जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो या अंडर ट्रायल चल रहा हो, उसकी डिमांड कर सकता है किसी दूसरे देश से, है ना। और ये जो सारा काम काज है ये कौन देखता है, तो ये विदेश मंत्रालय के तहत आता है। यानी जो विदेश मंत्रालय है वो प्रत्यर्पण अधिनियम से रिलेटेड जो भी काम है वो देखती है, यानी जो इसकी केंद्रीय और नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में 26 नवंबर को चुना है। यानी अब हम हर साल 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाएंगे और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने डिसीजन ले लिया है ना। अच्छा देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि विश्व सतत परिवहन दिवस, यानी इसका जो उद्देश्य क्या है, वैश्विक इनिशिएटिव के रूप में अगर देखा जाए तो जनता को शिक्षित करना है कि किस तरीके से परिवहन या जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखना चाहिए और कैसे जो दुनिया के देश हैं वो ट्रांसपोर्ट के फील्ड में कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे आगे बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज और जो एयरवेज हैं वो सारे आते हैं, है ना। तो इन सभी विषयों के ऊपर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि अच्छे से परिवहन के साधन है उसका इस्तेमाल कर पाएं, पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे और एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर किस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नागरिक समाज को एक ट्रांसपोर्ट का एक अच्छी स्कीम और एक अच्छी पॉलिसी दे सकते हैं। इन सभी विषयों को लेकर 26 नवंबर को हर साल अब विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा, जिसकी घोषणा करी गई है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। क्लियर? The United Nations General Assembly has declared 26 November as the World Sustainable Transport Day. संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNGA। क्या कहते हैं? UNGA। तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं उसमें से सबसे प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके सदस्य देश कितने हैं, तो 193 इसके सदस्य देश हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक देश का अपना एक वोट होता है ना। यानी अगर 193 सदस्य हैं तो 193 वोट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हर साल इसका एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड है कि किस टाइम पर इसका सेशन होगा। तो इसका सेशन स्टार्ट हो जाता है सितंबर में और दिसंबर तक ही समाप्त हो जाता है, यानी सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में इसका जो सेशन है वो चलता है नियमित रूप से। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करूं तो ये सुरक्षा के ऊपर, विश्व के विकास के ऊपर, मानवाधिकारों के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के वैश्विक मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर निर्णय लेती है और उन पर चर्चा करती है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं उसके लिए जो भी पॉलिसीज है उसको बनाने का भी काम करती है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करता है। यानी जो
संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, जैसा कि हम सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं और बाकी के जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, ठीक है। और साथ में ही संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनकी भी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ विशेष काम है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। क्लियर हो गया? इस सेशन में इतना ही। आज न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी और अभी भी कुछ न्यूज़ बची हुई है, तो मैंने उसको इसलिए छोड़ दिया है ताकि सेशन बहुत लंबा ना हो जाए। कल के देखते हैं आज किस हिसाब से आती है न्यूज़, फिर उस हिसाब से कल हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी 2-3 दिन में जो भी बची हुई न्यूज़ है उसको भी कवर कर लिया जाएगा। फिर कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर हम शेयर कर देते हैं मटेरियल, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और खूब सारा मेहनत करिए।